एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। आज हम डिस्कस करेंगे फोर्थ पार्ट हमारी यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़। हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स अपलोड कर दिया है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो अगर आपने अब तक नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड चेक। तो चलिए हम आज के सेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट टू एनवायरनमेंट डिस्कोर्स इंक्लूड। तो राइट टू एनवायरनमेंट जो है उसमें क्या इंक्लूड होता है? ठीक है, राइट टू हेल्थ, राइट टू सैनिटेशन, राइट टू क्लीन टेक्नोलॉजी और राइट टू फ्री स्पीच। तो इसमें जो है ये फर्स्ट के तीनों इंक्लूड होंगे, यानी कि राइट टू हेल्थ, सैनिटेशन और क्लीन टेक्नोलॉजी, बट राइट टू फ्री स्पीच नहीं इंक्लूड होगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ए, बी एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बता रहा है, हाउ मेनी कोर प्रिंसिपल आर लेड डाउन इन यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ परमानेंट सॉवरेनिटी ओवर नेचुरल रिसोर्सेज। तो कितने कोर प्रिंसिपल थे? ठीक है, कितने कोर प्रिंसिपल हैं जो लेट डाउन किए गए यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ परमानेंट सॉवरेनिटी में ओवर नेचुरल रिसोर्सेज? तो कितने सारे हैं? तो 8 कोर प्रिंसिपल जो है ना, 8 कोर प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए हैं UNDPS के अंदर ओवर नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो 8 कोर प्रिंसिपल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, conservancy and solid waste management is inserted to the schedule of the constitution by which of the following amendment? तो ये कौन से अमेंडमेंट था जिससे जो है हमारा पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, कंजर्वेंसी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इंसर्ट किया गया है? तो ये जो है ना हमारा वो 74th अमेंडमेंट था, यानी कि ऑप्शन 4 इज करेक्ट ऑप्शन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसीजन, केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है ये, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ दोज अथॉरिटीज बिसाइड बीइंग ट्रांसपेरेंट मस्ट रिजल्ट इन अ रीजन कंक्लूजन विच इज रिफ्लेक्टिव ऑफ अ ड्यू एप्लीकेशन ऑफ माइंड to the diverse concern arising from a project such as the present. This has been observed regarding environment impact assessment law in which of the following cases? यानी कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, अथॉरिटी का, वो रीजन कंक्लूजन के साथ होना चाहिए। यानी कि आप जो भी अथॉरिटी जो है डिसीजन मेक करेगी वो अपना कंक्लूजन भी साथ में रिकॉर्ड करेगी, जो कि एक रिफ्लेक्टिव है ड्यू एप्लीकेशन ऑफ माइंड। उससे हमें पता चलता है कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड जो है राइटली अप्लाइड हुआ था वहाँ पे। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व किस केस में किया गया था? इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट लॉ के रिगार्डिंग ऑब्जर्व किया गया था। और ये किस केस में हुआ था? तो ये ग्राम पंचायत नवलख उम्ब्रे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमें बता रहा है, ये जो NGT एक्ट था 2010 का, उसमें कितने सारे शेड्यूल दे रखे हैं हमें। ठीक है, तो कितने सारे शेड्यूल हैं उसमें? तो उसमें जो है हमारे 3 शेड्यूल दे रखे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। 3 शेड्यूल्स है NGT एक्ट ऑफ 2010 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा बता रहा है, विच आर्टिकल ऑफ द UN चार्टर पुट्स द प्रमोशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स ऑन द सेम लेवल एज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एज अ पर्पस ऑफ UN? तो ये कौन सा आर्टिकल था UN चार्टर का जो पुट करता है प्रमोशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, ठीक है, सेम लेवल पे एज अ मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर हमारा 1 है, जिसमें बताया गया है UN चार्टर के आर्टिकल नंबर 1, जो कि प्रमोशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स के बारे में डिस्कस करता है सेम लेवल पे। ठीक है, एज अ मेंटेनेंस ऑफ किस चीज़ के लिए? ताकि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन कर सकें। ठीक है, UN चार्टर के आर्टिकल नंबर 1 में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमें बता रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स
प्रोवाइड कवरेज फॉर इंटरवेंशन इन डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट। ठीक है, तो ये कौन सा आर्टिकल है जिसमें प्रोवाइड किया गया कवरेज, किस चीज़ का कवरेज, फॉर द इंटरवेंशन इन डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन, यानी कि डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन, लोकल जुरिस्डिक्शन में जो इंटरवेंशन होता है ना, उसके बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है। और वो क्यों इंटरवेंशन होता है, ताकि इन्फोर्स किया जाए ह्यूमन राइट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ये हमारा आर्टिकल नंबर 2 क्लॉज 7 है यूएन चार्टर का, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमें बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स of Universal Declaration of Human Rights, that is UDHR 1948, deals with civil and political right। यानी कि कौन सा आर्टिकल है UDHR का, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट ऑफ 1948 का, जो कि डील किससे कर रहा है, सिविल और पॉलिटिकल राइट से डील कर रहा है। तो जो हमारा आर्टिकल नंबर 3 to 21 है ना, ये डिस्कस करता है, हमें डील करता है सिविल और पॉलिटिकल राइट से। किसका आर्टिकल, तो आर्टिकल UDHR का, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, 3 to 21। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमें बता रहा है इन विच ईयर द कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यानी कि कौन से ईयर में जो कमीशन था स्टेटस ऑफ वुमेन का, कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन जो इस्टेब्लिश हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, तो ये 1946 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन इस्टेब्लिश किसने किया था, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ESC। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बता रहा है ह्यूमन राइट्स आर डिफाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट ऑफ 1993। तो हमारा जो ह्यूमन राइट्स है वो डिफाइन किया गया है किस सेक्शन में, किसके सेक्शन में, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट ऑफ 1993 के किस सेक्शन में जो है ना ह्यूमन राइट को डिफाइन किया गया है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सेक्शन नंबर 2D, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। सेक्शन 2D में डिफाइन किया गया ह्यूमन राइट को, और किसका सेक्शन 2D, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमें बता रहा है कि इफ वंस आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन आर सिनोनिमस विथ वंस पर्सनैलिटी देन दे आर डिजर्विंग ऑफ प्रोटेक्शन जस्ट एज मच एज फिजिकल पर्सन। दिस above observation is true about the theory of intellectual property। यानी कि अगर किसी का आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, यानी कि जो आर्ट से क्रिएट किया गया एक्सप्रेशन, वो सिनोनिमस है, किसी के पर्सनैलिटी के बराबर है, सिनोनिमस है, उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से है, उसकी पर्सनैलिटी जैसी है, तो वो क्या डिज़र्व करता है, वो डिज़र्व करता है प्रोटेक्शन एज अ फिजिकल पर्सन, क्योंकि उसकी जो एक्सप्रेशन है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, वो भी किसी पर्सनैलिटी के ही बराबर है, इसीलिए उसको प्रोटेक्शन भी कैसे मिलनी चाहिए, एक फिजिकल पर्सन के जैसे ही मिलनी चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये पर्सनैलिटी थ्योरी है, यानी कि ये जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई, ये किसका ऑब्जर्वेशन है, ये पर्सनैलिटी थ्योरी में हमें ये बताई जाती है कि अगर किसी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन से जो रिजल्ट निकल रहा है ना, वो किसी पर्सनैलिटी के बराबर है, तो उसको प्रोटेक्शन भी फिजिकल पर्सन के तरह देनी चाहिए। दिस इज पर्सनैलिटी थ्योरी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमें बता रहा है द प्रीएम्बल टू अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ट्रिप्स लेज डाउन। तो जो हमारा प्रीएम्बल है ना, किसका प्रीएम्बल, प्रीएम्बल टू अग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स। तो ट्रिप्स का जो प्रीएम्बल है, ट्रिप्स के लिए जो अग्रीमेंट है उस पर जो प्रीएम्बल है, ट्रिप्स यानी कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो इसमें क्या क्या ले डाउन किया गया है, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। पब्लिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव ऑन नेशनल सिस्टम, ठीक है। दूसरा है स्पेशल नीड ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, ये भी सही है। तीसरा है रिजॉल्विंग आईपी डिस्प्यूट
थ्रू मल्टीलेटरल प्रोसीजर्स, ये भी सही है। एंड लास्ट वन इज एस्टेब्लिशिंग म्यूचुअली सपोर्टिव रिलेशनशिप बिटवीन WTO एंड वाइपो। यानी कि ये चारों ऑप्शन जो है वो हमारे करेक्ट है। यानी कि जो प्रीएम्बल है ना ट्रिप्स का, वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, ये हमें प्रोवाइड करता है कि पब्लिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल सिस्टम, नेशनल सिस्टम का पब्लिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव क्या है ये उसमें दिया गया है। फिर स्पेशल नीड क्या है लिस्ट डेवलप कंट्रीज़ की, जो कम डेवलप कंट्री उनकी स्पेशल नीड क्या है। फिर उनकी जो IP डिस्प्यूट्स है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जो है मल्टीलेटरल प्रोसीजर के थ्रू वो भी रिजॉल्व करता है और स्टैब्लिश करता है म्यूचुअल सपोर्ट रिलेशनशिप बिटवीन WTO और वाइपो के बीच में। तो ये सारे प्रीएम्बल में मेंशन है, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ABCD आर ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमें बताता है सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस MySpace Inc. 2011 is a leading case on the Copyright Act of 1957 dealing with which section of the act। यानी कि जो सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस MySpace Inc. 2011 का जो केस था, एक लीडिंग केस है कॉपीराइट एक्ट पे 1957 का। ये किस सेक्शन में दिया गया है? तो ये जो है हमारा वो दिया गया है सेक्शन नंबर 51 में। यानी कि जो हमारा सेक्शन नंबर 51 है ना, वो उस पे लीडिंग केस कौन सा है, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस MySpace Inc. 2011। और ये सेक्शन नंबर 51 किसका है, कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957 का। ठीक है, तो अगर आपको उल्टा भी क्वेश्चन आता है कि सेक्शन नंबर 51 पे कौन से केस है, तो सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस MySpace Inc. 2011। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमें बता रहा है बेयस कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 केस इज डीलिंग ऑन विच ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। यानी कि इसमें बता रहा है जो बेयस कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 का केस था वो किस सब्जेक्ट मैटर पे डील कर रहा है। तो वो डील कर रहा है पेटेंटिंग प्रोसेस पे, यानी कि वर्क कैसे होता है पेटेंटिंग प्रोसेस का, उस पर डील कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। बेयर कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 जो है वो वर्किंग ऑफ पेटेंटिंग प्रोसेस से डील करता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द एब्सोल्यूट ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कंटेन अंडर विच सेक्शन ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट ऑफ 1999। तो जो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्यूज़ल है ना वो सेक्शन 9 में दे रखा है, और जो हमारा रिलेटिव रिफ्यूज़ल है वो किस में दे रखा है, वो सेक्शन नंबर 11 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट ऑफ 1999 में दे रखा है रिलेटिव रिफ्यूज़ल। ठीक है, और 9 में दे रखा है एब्सोल्यूट रिफ्यूज़ल, तो ये भी याद रखिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैकलियोड्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड वर्सेस टाइडल लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड 2011 इज अ केस ऑन विच सब्जेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। यानी कि ये जो केस है मैकलियोड्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड वर्सेस टाइडल लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड 2011 का जो केस है ये किस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है, तो ये ट्रेडमार्क से रिलेटेड है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है, जो द प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अंडर GIG एक्ट ऑफ 1999 कंटेन एज मैनी एज। तो जो प्रोहिबिशन जो है ना रजिस्ट्रेशन पे जो प्रोहिबिशन लगाया गया है, जो रोक लगाया गया है रजिस्ट्रेशन पे, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के रजिस्ट्रेशन पे जो GIG एक्ट 1919 में कंटेन किया गया है, वो कितने ग्राउंड पे हम जो है रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए जो है ना हम कितने ग्राउंड पे जो है रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, तो 7 ग्राउंड्स है टोटल जिस पे हम रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए GIG एक्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारे 7 ग्राउंड्स। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेशंस ऑफ एक्सेस to biological diversity is described under which of the following chapter of Biological Diversity Act of 2002। तो ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का,
इसके कौन से चैप्टर में रेगुलेशन ऑफ एक्सेस टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है? तो जो इसका चैप्टर नंबर 2 है ना, इसमें रेगुलेशन ऑफ एक्सेस टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, और ये जो है ऑप्शन नंबर 2 इसके साथ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो कि हमें बता रहा है साइबर सिक्योरिटी जो है ना, IT एक्ट 2000 के हिसाब से वो क्या है? तो साइबर सिक्योरिटी जो है ना, वो है ऑप्शन नंबर इसका जो है हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। ये प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी क्या करता है? इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है, उसके इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करता है, डिवाइस को प्रोटेक्ट करता है, कंप्यूटर रिसोर्स, कम्युनिकेशन डिवाइस, इंफॉर्मेशन स्टोर देयर इन सब को प्रोटेक्ट करता है। किससे? अनऑथराइज एक्सेस से, यूज से, डिस्क्लोजर से, डिसरप्शन से, मॉडिफिकेशन से और डिस्ट्रक्शन से, इन सब से प्रोटेक्ट करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द साइबर रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल रूल 2000 हैज बीन पास्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ IT एक्ट 2000? यानी कि जो साइबर रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल रूल है 2000 का, वो पास हुआ है कौन से सेक्शन के अंदर? IT एक्ट के। तो ये जो हमारा सेक्शन नंबर 87 है उसके अंदर ये रूल पास हुआ है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बता रहा है इन इंडिया द मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट इज एसेंशियली ब्रिटिश and the whole collection of British Constitutional Convention has apparently been incorporated as convention is observation of। तो इंडिया में जो है ना, वो जो मशीनरी है गवर्नमेंट की, वो क्या है? एसेंशियली ब्रिटिश, और जो है होल कलेक्शन, वो पूरा कलेक्शन है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन का। ठीक है, और ये अपरेंटली क्या है? वो इनकॉर्पोरेट किया गया है एज अ कन्वेंशन। ठीक है, तो जो बेसिकली इंडिया में जो मशीनरी है गवर्नमेंट की, वो एसेंशियली ब्रिटिश मशीनरी है, और वो कलेक्शन है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन का, और वो क्या माना जाता है? वो माना जाता है कि ये इनकॉर्पोरेट किया गया एज अ कन्वेंशन। ठीक है, तो ये इसका राइट ऑप्शन क्या है हमारा? ये सर आइवर जेनिंग के हिसाब से, ये इनके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमें बता रहा है Which of the following is not an essential of an parliament form of government? तो इनमें से कौन सी चीज़ें जो एसेंशियल नहीं है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए? तो इसका जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रेसिडेंट नहीं अपॉइंट करता है मिनिस्टर और उसको साइन नहीं करता है ऑफिस, या इसमें इसमें जो है ना, इसमें पूछा जा रहा है हमसे कि कौन सा एसेंशियल नहीं है पार्लियामेंट फॉर्म के लिए। तो जो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है ना, उसमें ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करे मिनिस्टर और असाइन करे ऑफिसर्स। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन बाकी तीनों चीज़ें जो हैं ये तीनों ज़रूरी है एक पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए। तो तीनों देख लेते हैं एक बार हम। जो प्रेजेंस है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट हु एक्ट एक्सक्लूसिवली ऑन एडवाइस ऑफ कैबिनेट, तो ये तो सही है हमारे पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए कि जो नॉमिनल हेड होते हैं, जैसे कि हमारे कंट्री में प्रेसिडेंट होते हैं, वो हमेशा एक्ट किसके एडवाइस पे करते हैं? कैबिनेट के एडवाइस पे करते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, जो कैबिनेट है वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, और जिसमें कंसिस्ट क्या होता है? लीडर पार्टी के। ठीक है, जो कि जिसके पास मेजोरिटी सपोर्ट है लेजिस्लेचर में। ठीक है, उसके लीडर होते हैं। और फिर जो थर्ड नंबर है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना कैबिनेट की, वो कलेक्टिव होगी। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये एसेंशियल होते हैं पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए, लेकिन लास्ट ऑप्शन इज नॉट एसेंशियल। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमें बता रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फेडरलिज्म इन इंडिया इज नॉट अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बट वन ऑफ प्रिंसिपल। यानी कि जो कौन से केस में ये हेल्ड हुआ था कि जो इंडिया में फेडरलिज्म का कंसेप्ट है वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बना नहीं है। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का मैटर नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये ईजी हो जाएगा इसलिए हमने फेडरलिज्म का कंसेप्ट अपनाया है, ये ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ये किस केस में ऐसे लेट डाउन किया गया था? तो जो हमारा केस था SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें
ये लेट डाउन किया गया था। ठीक है, ये एसआर बोमे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 के केस में लेट डाउन किया गया था कि इंडिया में जो फेडरलिज्म का कंसेप्ट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए नहीं है, बट ये एक प्रिंसिपल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अब जो नेक्स्ट है वो हमें बता रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेट्स द रूल ऑफ लॉ। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ कौन से आर्टिकल में इनकॉर्पोरेट किया गया है? तो जो हमारा आर्टिकल नंबर 14 है, राइट टू इक्वालिटी, इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है रूल ऑफ लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन इट्स स्ट्रिक्ट टेक्निकल सेंस इज अप्लाइड इन, यानी कि जो डॉक्ट्रिन है सेपरेशन ऑफ पावर का, ये अपने स्ट्रिक्ट सेंस में जो है वो कहाँ अप्लाई होता है? यानी कि बिल्कुल जो है सेपरेशन ऑफ पावर एकदम जैसे प्रिंसिपल दिया गया है वैसा ही होगा, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होगा जैसे इंडिया में फ्लेक्सिबल है। ठीक है, कि जैसे कि यहाँ पे जो तीनों ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये दोनों तीनों इंडिपेंडेंट तो काम करते हैं, बट कभी किस किस केस में, एक्सेप्शनल केस में ये इंक्रोच भी कर देते हैं एक दूसरे की पावर। ठीक है, जिसका एक्सेप्शन है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो जहाँ कौन सी कंट्री ऐसी है जहाँ टेक्निकल जो है स्ट्रिक्ट सेंस में सेपरेशन ऑफ पावर का यूज़ होता है? तो ये है यूएसए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये असर्शन और रीजन बेस्ड है। तो हमारा असर्शन है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ द हब ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका मतलब है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो हब होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए। तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। फिर दूसरी चीज़ जो है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट इज कैबिनेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द मेजोरिटी पार्टी। ये भी सही है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये मेजोरिटी पार्टी से ही ली जाती है। लेकिन जो रीज़न दिया है ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को, तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, लेकिन आज जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट नहीं है? तो डायरेक्ट हम चलते हैं, पहले करेक्ट कौन सा नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन जो है जुडिशियल रिव्यू डज नॉट इंक्लूड जुडिशियल कंपिटेंस टू रिव्यू एग्जीक्यूटिव इन्फोर्समेंट और लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट। तो ये सही नहीं है कि जुडिशियल रिव्यू में ये इंक्लूड नहीं होता जुडिशियल कंपिटेंस टू रिव्यू एग्जीक्यूटिव इन्फोर्समेंट। वो एग्जीक्यूटिव इन्फोर्समेंट को भी रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसमें तो देख लेते करेक्ट क्या क्या है। तो जुडिशियल रिव्यू टेंड्स टू एलिवेट जुडिशरी टू द रैंक ऑफ सुपर लेजिस्लेचर, यानी कि ये जुडिशरी की रैंक को एलिवेट करता है सुपर लेजिस्लेचर के, तो ये सही है। फिर दूसरा जो है स्कोप जो है जुडिशियल रिव्यू का वो लिमिटेड होता है और ये एम्फेसाइज करता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ पे। ठीक है, रेदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि एम्फेसिस किस पे करता है जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ पे फोकस करता है, ना कि ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ पे। थर्ड ऑप्शन जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है जुडिशियल रिव्यू जो है इनडिस्पेंसिबल है टू अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि ये तीनों करेक्ट है। तो जो हमारा नॉट करेक्ट वाला ऑप्शन है नेगेटिव क्वेश्चन का, ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक और असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम असर्शन देख लेते हैं। अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एन अमेंडमेंट बिल पास बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय रिक्वायर्ड मेजोरिटी शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट हु शैल गिव हिज असेंट एंड देयर अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन शैल स्टैंड अमेंडेड। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो कोई अमेंडमेंट बिल पास होती है दोनों हाउसेस के द्वारा, पार्लियामेंट की मेजोरिटी जितनी भी रिक्वायर्ड मेजोरिटी है उसके थ्रू, तो वो फिर प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट अपना एसेंट देती है उस पर और फिर वो अमेंड हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही असर्शन है। रीज़न देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट इज़ बाउंड टू गिव हिज एसेंट टू द बिल, तो ये भी सही है, वो बाउंड हो जाते हैं। तो और वो उसका रीज़न भी है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर राइट, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ठीक है, अब चलते हैं आज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमें बता रहा है द इंस्टीट्यूशन ऑफ एम्बर्ट्समेंट वॉज फर्स्टली इनिशिएटेड इन द ईयर ऑफ 1809 बाय। तो जो एम्बर्ट्समेंट का इंस्टीट्यूशन था
वो फर्स्टली इनिशिएट हुआ था 1809 में, और वो कहाँ हुआ था, तो वो स्वीडन में हुआ था, ठीक है। तो फर्स्टली इंस्टीट्यूट कहाँ हुआ था एम्बोर्समेंट, स्वीडन में, ठीक है। तो आज के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। अ सिटीजन हैज़ अ फंडामेंटल राइट टू यूज द बेस्ट मीन of impairing and receiving information, and as such to have an access to telecasting for the purpose is the observation of the Supreme Court in। तो इसमें बताया जा रहा है कि सिटीजन के पास ना फंडामेंटल राइट है कि वो यूज़ करे बेस्ट मीन, बेस्ट तरीका, किस लिए, ऑफ इम्पेयरिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन, ताकि वो सही इंफॉर्मेशन रिसीव कर पाए। ये सिटीज़न का फंडामेंटल राइट है कि वो बेस्ट मीन यूज़ कर सकता है सही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, और वो जो है ना उसके पास पूरा राइट है कि वो एक्सेस कर सकता है टेलीकास्टिंग उस पर्पस के लिए, ताकि उसको इन्फॉर्मेशन मिले, ये उसके पास पूरी राइट है। तो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में दिया था, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल 1995 में ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि जो सिटीज़न है उसके पास फंडामेंटल राइट है कि वो बेस्ट मीन यूज़ कर सके ताकि वो इन्फॉर्मेशन रिसीव कर सके, और वो एक्सेस भी ले सकता है टेलीकास्टिंग का उस पर्पस के लिए, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल 1995। और इसी के साथ हमारा 2019 का जून का पेपर कंप्लीट होता है, और आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। अगले नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, और मैं जल्दी कवर कर रही हूँ। मैंने इस सेशन में भी टोटल 30 क्वेश्चंस कवर किए हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आप पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम से पहले मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करिए, और आप मुझे स्कोर बताइएगा कि आपने कितने आंसर्स जो हैं करेक्ट किए हैं इस सेशन में। तो कीप रिवाइजिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, और हम मिलते हैं कल अगले सेशन के साथ। सो दिस इज़ ऑल बाय माय साइड, थैंक यू।